होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबकी फॉरवर्ड राइटिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बात किया था नाटोलिस मोस्ट रियलिस्ट मोस्ट रोमांटिक। तो आज इन इपोखन से दूर हट के आज हम एक नए टॉपिक पे जाएँगे, ठीक है? एक नए थोड़ी थीम पे जाएँगे क्योंकि कभी-कभार क्या होता है कि जब हम एक ही थीम के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोर हो जाते हैं। हम सेम रिदम पे चल रहे हैं, हम बोर हो जाते हैं। तो आज हम एक नई थीम पकड़ेंगे दैट इज़ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जिसे जर्मन में übersetzen वर्ब übersetzung nomen तो कहते हैं, बट हम चलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जो जर्मन हिस्ट्री में है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे आते हैं मार्टिन लूथर। आप सबको मार्टिन लूथर के बारे में पता होगा कि हु वाज़ मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जिन्होंने 95 थीसिस लिखी। 95 थीसिस मतलब उन्होंने चर्च के गेट पर कील से ठोक दिए नाइन, क्योंकि उस टाइम पे चर्च पैसे लेकर लोगों के सिन माफ कर रहा था। ठीक है? तो वो सब चीज़ें मार्टिन लूथर को बेकार लग रही थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा, रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो आज बात करते हैं युवजत्सन की। उस टाइम पे जो बाइबल थी ना, वो थी लैटिन में। अब लैटिन से अब कौन-कौन लैटिन पढ़ पाएगा? जो वेल एजुकेटेड है और जो लोग प्रीस्ट के जो हैंडलर्स हैं क्योंकि उनको लैटिन आती थी, वही पढ़ पाएँगे। अब बाइबल तो एक गॉड का मैसेज है। अब जो गॉड का मैसेज है वो तो सबको पढ़ना चाहिए, तभी सबको एजुकेशन आएगी ना, तभी सबको पता चलेगा कि हाँ, कि असली जो माफ़ी है वो कहाँ से आती है, बिलीफ से आती है, ग्लाउबन से आती है। ऐसे कोई चर्च वगैरह से नहीं आती। तो मार्टिन लूथर ने क्या करा, बाइबल को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करा फ्रॉम लैटिन टू जर्मन। तो उन्होंने क्या करा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को अवॉइड करा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। आगे हम अपने नोट्स में एग्जांपल्स देखेंगे। वर्ड टू वर्ड में क्या होता है यार, वर्ड टू वर्ड जब हम वो करते हैं ना, ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारे फिलोसॉफिकल टर्म्स आ जाते हैं। वर्ड टू वर्ड कन्फ्यूजन पैदा करती है, वर्ड टू वर्ड असम्पशंस पैदा करती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार लोगों को वैसे ही बहुत कन्फ्यूजन रहती है, बहुत लोग वैसे ही बहुत कुछ सोचते रहते हैं, उनको कोई पागल बनाया जा रहा है। क्यों ना बस मीनिंग ट्रांसलेट करें, वर्ड टू वर्ड को ना सोचा जाए, मीनिंग अच्छे से दिया जाए, ठीक है? ताकि लोग अच्छे से समझ पाएँ कि जो बाइबल है वो क्या कह रही है। तो वही उन्होंने क्या करा, बस सिन टू सिन उन्होंने ट्रांसलेट करा इंस्टेड ऑफ वर्ड टू वर्ड। सिन टू सिन मतलब मीनिंग टू मीनिंग, ताकि लोगों को अच्छे से कन्वे हो जाए एंड लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि बाइबल क्या कहना चाहती है, ठीक है? आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो चलते हैं हम अपने नोट्स पर एंड प्लीज़ राइट डाउन दीज़ नोट्स इन योर नोटबुक। मैं दोबारा कह रहा हूँ, एंड प्लीज़ वॉच दीज़ वीडियोज़ इन 1.5, 1.25 और 2x इन व्हाटएवर यू लाइक, बिकॉज़ आप देखो, अच्छे से देखो। मैं ये नहीं चाहता कि आप मत देखो या आप बहुत जल्दी-जल्दी देखो। मैं ये चाहता हूँ कि बस आप अच्छे से देखो एंड आपको कोई दिक्कत ना आए और ये ना लगे कि वीडियोज़ बहुत स्लो है। मैं अपनी तरफ से बहुत जल्दी-जल्दी भी बोलता हूँ ताकि कभी भी आप जैसे 1x में देखोगे तो आपको ये ना लगे कि हाँ, भाई बहुत स्लो बोल रहा है यार, ये बंदा तो बहुत बोरिंग है। नहीं, मैं इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को 1x में भी समझ आ जाए, ठीक है? 1x में भी आपको थोड़ा-थोड़ा जल्दी-जल्दी लगेगा। मैं ट्राई करता हूँ वीडियो छोटी से छोटी बनाने का, क्योंकि आप लोगों का टाइम बचे, ठीक है? तो चलते हैं अभी नोट्स पर। आई होप आपको मेरी स्क्रीन और नोट्स अच्छे से दिख पा रहे होंगे और मैं भी। तो ये है मार्टिन लूथर बेसिकली, ठीक है? मार्टिन लूथर आप देख लो, जिन्होंने 95 थीसिस लिखी। बात करते हैं जर्मन नोट्स पे। मार्टिन लूथर war nicht nur ein Reformator, sondern auch einer der wichtigsten Übersetzer in der deutschen Geschichte। ठीक है? मतलब वो प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे थे, साथ-साथ उन्होंने जर्मन को भी ट्रांसलेट करा। सॉरी, जर्मन को तो नहीं, बाइबल को भी ट्रांसलेट करा जर्मन में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? याद रखना आप। Seine berühmteste Arbeit ist die Übersetzung der Bibel ins Deutsche im 16. Jahrhundert। इसे कोई-कोई ज़ेक्सेंटन भी बोलता है, ज़ेशसेंटन भी बोलते हैं, ठीक है? बेसिकली ज़ेशसेंटन इज़ द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ 16। तो ज़ेशसेंटन Jahrhundert। इतना क्लियर है? जैसे वो मैंने आपको ओवरव्यू में बताया। अब बात करते हैं कि जो मार्टिन लूथर ने कैसे वर्ड टू वर्ड नहीं करा, सिन टू सिन करा। वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा इतना सोचना मत। ये बस नोट्स आपके लिए ये होते हैं कि आपको थोड़े जर्मन वर्ड समझ आ जाए, ठीक है? Für Luther war die Bibel vor allem auf Latein und normaler Menschen konnten sie kaum verstehen. Luther wollte, dass jeder Mensch die Bibel lesen kann। ठीक है? ये समझ आया कि वो लूथर क्या चाहते थे कि सारे जो लोग हैं, उस बाइबल को पढ़ पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ, कोई वो ना कर पाए, नहीं समझ पाए, कन्फ्यूज़न हो। तो nicht Wort für Wort übersetzen, sondern Sinn für Sinn, मतलब मीनिंग टू मीनिंग। वही मैंने आपको ओवर में बताया, वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहे थे, मीनिंग टू मीनिंग जा रहे थे, ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि लोगों को कुछ गलतफ़हमी ना हो। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। Sein berühmter Satz war: "Man soll dem Volk aufs Maul schauen।" ये कभी-कभार लाइन आ जाती है कि ये किसने बोली, ये क्यों बोली गई? अब इसका क्या मतलब होता है, aufs Maul schauen? इसका मतलब ये होता है कि जो एक Übersetzer है वो एक
नाटुरलिश एक नेचुरली क्लिंग मतलब साउंड करनी चाहिए लोगों के दिमाग में। अब कैसे नेचुरली जैसे मैं और हम अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो व्यूअर हैं और आपके दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हो? फिलॉसफिकल टर्म्स में बात कर रहे हो? मेडिसिन लैंग्वेज में बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? नॉर्मल जो डेली टू डेली लैंग्वेज में बात होती है, उसी में बात कर रहे हो ना? कोई आप एक्स वाई ज़ेड वर्ड महँगे वर्ड या भारी वर्ड यूज़ नहीं कर रहे। ऐसे ही मैं भी बोल रहा हूँ आपसे, कोई मैं भारी वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, कोई मैं फिलॉसफिकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा। बस मैं जितना लेमैन लैंग्वेज में जितना ईज़िली लैंग्वेज में बोल पा रहा हूँ, जितना आप सबको जैसे हम डेली टू डेली बात करते हैं वैसे ही। जैसे हम हिंदी हर रोज़ की बोली। तो वैसे ही वो कहते थे कि जो बाइबल है ना वो इसी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि लोगों को ना कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में और समझ आ जाए कि डेली डेली क्योंकि इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते थे। अब हर किसी को यार अ, ये तो नहीं पता होगा ना कि हाँ भाई फिलोसॉफिकल टर्म्स अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ए1 वाले को ये बी1 वाली लैंग्वेज समझ आएगी? ए1 जर्मन लैंग्वेज को ये बी1 वाले समझ आएगी ये वाली लैंग्वेज? नहीं ना। तो क्या कर रहे थे बी1 लैंग्वेज को बी1 वाली जो लैंग्वेज है, जो बी1 जो लेवल होती है, उन्होंने क्या करा बी1 लेवल को उन्होंने ए1 लेवल में कर दिया, ठीक है? ताकि लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो aufschauen का क्या मतलब होता है? Das bedeutet, Übersetzung muss natürlich klingen. Sie soll lebendige Alltagssprache benutzen, nicht steif oder fremd wirken. आई होप ये सब क्लियर होगा। एक एग्जांपल पढ़ते हैं, फेमस एग्जांपल है लैटिनिशस ओरिजिनल, ठीक है? जो बेसिकली रोमान में से लिया है। ये लैटिन कोई पढ़ सकते हो तो ठीक है। होमिमेम इस्तुफिराकरी यस होमिमेम इस्तिफिकारी फाइडर ज़ाइनो ओबरबियस ये लैटिन था बेसिकली, ठीक है? अगर अब हम देखते हैं इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्या होगा? मार्टिन लूथर को भी साइड हट इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है? अगर आप बेसिकली Der Mensch wird gerecht durch Glauben ohne Werke. Der Mensch wird gerecht durch Glauben ohne Werke. मतलब कि जो एक इंसान है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, वो बस किससे बच सकता है, किससे मतलब उसको किससे जस्टिस मिल पाता है और किससे सेफ रहता है? एक बिलीफ से। ओन अवेयर का कोई ओन अवेयर का मतलब इधर कोई अच्छे अर्बाइट से नहीं, अच्छे टाटन से नहीं, टाटन मतलब अच्छे काम। मतलब हाँ भाई तुम मर्डर करके किसी का अच्छे से काम कर लो, गरीबों को रोटी बाँटो, वो नहीं। Der Mensch wird gerecht durch Glauben ohne Werke। ये है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ठीक है? अब मार्टिन लूथर कह रहे थे यार, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में थोड़ी कंफ्यूजन है। नॉर्मल जर्मन ऐसे नहीं बोलते देयर मेंश विद गेरेज डूश क्लाउन ओन अवेरिका। ये क्या बात हुई? ये तो मतलब एक फिलोसॉफिकल ये तो हमने वर्ड टू वर्ड कर दिया। मार्टिन लूथर ने इसको कैसे ट्रांसलेट करा? Just give me a second। उन्होंने क्या करा यहाँ पे? उन्होंने यहाँ पे डाला अलाइन। देयर मेंश विद गेरेज अलाइन डूश तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा? अलाइन वर्ड ऐड कर दिया और पीछे से ओन अवेरिका और पीछे से क्या हटा दिया उन्होंने? ओन अवेरिका। हुँ। तो उन्होंने क्या करा ओना वेयर का हटा दिया, अलाइन ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि ओना वेयर का तो काम ही नहीं है ना क्योंकि हमें ये बताना है कि बस एक मेंश को जो एक इंसान है उसको जस्टिस कहाँ से मिल सकता है ओनली? एक बिलीफ से, ग्लाउबन से। हम नॉर्मल आप तुम बोलोगे यार ओना वेयर का, तो ये तो जर्मन ऐसे बात ही नहीं करते तो उन्होंने क्या करा अलाइन डाल दिया बस कि बस ग्लाउबन से ही मिलता है। ऊपर भी ये लिखा है, नीचे भी लिखा है। बस वो ऐड ऑन नहीं करा क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो क्योंकि मुझे भी पहले जब मैंने पढ़ा था ना जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था मास्टर्स की जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तब मैंने पढ़ा था भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया था ओनावेर का इसमें क्या दिक्कत है तो ओनावेर का हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है तो अलाइन उन्होंने ऐड कर दिया ताकि लोगों को अच्छे से समझ एक लेते हैं मॉडर्न डे एग्जांपल्स ठीक है Ich verstehe nur Bahnhof। Ich verstehe nur Bahnhof। एक फेमस इडियम है ये जर्मन में। Ich verstehe nur Bahnhof। आपको मे भी पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आगे पढ़ेंगे। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें तो क्या होता है? आई ओनली अंडरस्टैंड ट्रेन स्टेशन। अब मैं बोलूँ तुम्हें आई ओनली अंडरस्टैंड ट्रेन स्टेशन, आप बोले कि क्यों? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड एयरपोर्ट? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड सी पोर्ट? बस ट्रेन स्टेशन क्यों हूँ? क्योंकि ट्रेन स्टेशन आई ओनली अंडरस्टैंड ट्रेन स्टेशन ना मुझे समझ आ रहा ना इंग्लिश में, ना मैंने आज तक सुना। ठीक है? तो ये हो गया वर्ड टू वर्ड। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? ये होता है आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग या दिस मेक्स नो सेंस टू मी। तो वर्ड टू वर्ड की जगह देखा मीनिंग समझ आया। इस आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दिस मेक्स नो सेंस टू मी। अगर मैं ये बोलूँ, अगर सिंपली ट्रांसलेट कर दूँ आई ओनली अंडरस्टैंड ट्रेन स्टेशन तो आपको समझ आएगा? नहीं ना, क्योंकि एक जर्मन में इडियम है, इस फेस्टियन और बान हो। ठीक है? ये कल्चरली उनका इडियम है, सालों से चला आ रहा है। उनको पता है इसका मतलब क्या है। मुझे इंग्लिश में नहीं पता, अगर कोई भी मुझे ट्रांसलेट करके दे आई ओनली अंडरस्टैंड ट्रेन स्टेशन, मुझे क्या पता भाई आई ओनली अंडरस्टैंड ट्रेन स्टेशन मेरे कल्चर में तो नहीं है ये। मेरे साल हमारे यहाँ इंग्लिश में सालों से नहीं चला आ रहा है आई ओनली अंडरस्टैंड ट्रेन स्टेशन। तो इसका असली मीनिंग क्या होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर कोई एक बंदा
ऐसे ट्रांसलेट करता है आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वही मार्टिन लूथर के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा, ठीक है? तो दैट इज़ द सिन, दैट इज़ द मीनिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है? हाँ, प्लीज़ नोट्स को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। तो आई होप ये सब समझ आ गया होगा मार्टिन लूथर एंड की यूबोज़ित्सुंग। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक नया टाइप के यूबोज़ित्सुंग थ्योरी, वो भी किसी और की। तो टिल देन प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक एंड सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक सजेशन स्लैश सजेशन, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स फीडबैक सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई योर, ठीक है? एंड 16 मार्च को एग्जाम है, तो डोंट वरी, सब हो जाएगा ला मतलब कब, ये मार्च की स्टार्टिंग में। तो फिर हमारे पास रिवीजन के लिए भी बहुत टाइम बचेगा, ठीक है? तो bis dann, auf Wiedersehen, vielen Dank, tschüss।